हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई एक लेक्चर नहीं होगा, कोई एक एजुकेशनल वीडियो नहीं होगा, क्योंकि आज हम लोग अपना 76वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज हमें आजाद हुए 76 ईयर हो गए, 76 साल हो गए। सबसे पहले सर्वप्रथम सभी देशवासियों को एवं मेरे प्यारे छात्रों एवं मेरे प्यारे मित्रों को इस 76 इंडिपेंडेंस डे की खूब खूब बधाइयां, बहुत सारी हार्दिक बधाइयां। आप अपने जीवन में, जैसे हमारा देश 76 साल का होके इतना डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, आप भी अपने जीवन में इसी इसी रफ्तार से डेवलपमेंट की ओर बढ़े। आज हमारा ये जो वीडियो होगा, आज जो हमारा ये लेक्चर होगा, सबसे हटके होगा कि इस अगर 76 साल में 76 years of the independence we are celebrating the आजादी का अमृत महोत्सव। तो इस आजादी के अमृत महोत्सव को अगर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, तो इस आजादी के अमृत महोत्सव में देश में क्या क्या बदला है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ जो हमारा स्ट्रीम है, जिसमें हम लोग बीएससी एमएलटी और डीएमएलटी आते हैं, लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, ये सारी चीजें आती है। यानी हम लोग जो लैब डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो सारे भी हम लोग मित्र बंधु इससे बिलोंग्स करते हैं, उन सब के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स और एक महत्वपूर्ण डिस्कशन और चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करें, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन करेंगे। आज की मैं आजादी पे थोड़ा बात करूंगा। आप मेरे जितने भी प्यारे छात्रों कनेक्ट हुए हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सबों को ऑडियो एंड वीडियो सब कुछ क्लियर है सर। चलिए सर 75 ईयर नहीं, मैंने 76 ईयर ही बोला, 76वां ही बोला है मेरे प्यारे बंधुओं। सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए देखिए मेरे प्यारे छात्रों, अभी हम लोग आज जो है आजाद हुए 1947 में, हम लोग 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंस हुए थे, हमें आजाद हुए आज 76 ईयर हो गए। आज 76 ईयर में हम लोग इंटर किए। 1947 में जो थे हम लोग इंडिपेंडेंस हुए थे, आजाद हुए थे अंग्रेजों से, एंग्लो इंडियन से, जो हमारे यहाँ बिजनेस करने आए थे। जो हमारे यहाँ, बात कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इस बात को सुनिए। जो हमारे यहाँ बिजनेस करने आए थे, हमारी पूरी कंट्री को कैप्चर कर लिया, और पूरी कंट्री को कैप्चर करके हम पे ही लगभग 100, 150, 200 साल शासन किया। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट टाइम वी हैड नो एनी नॉलेज अबाउट द बिजनेस। हमारे पास बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी, बिजनेस की कोई डील्स नहीं थी, और एक बिजनेसमैन हमारे कंट्री में आके और हमें पूरा ट्रैप किया। आज हम लोग 76वां इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, और हम लोग इस 76 साल से पहले हमने 1947 में आजादी हासिल की, एंड 1950 में हम लोग रिपब्लिकन बन गए। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना गणतंत्र भी बना लिया, मतलब हमने अपना नियम कानून रेगुलेशन एवरीथिंग बना लिया। ये नियम कानून 1950 से लेकर के अभी तक 2022 तक हमने कई सारे रिवॉल्यूशन अपने कंट्री में लाए, हमने कई सारे रिवॉल्यूशन को अपने कंट्री में ऑब्जर्व भी किया और देखा भी। इसके कुछ रिवॉल्यूशन के हम लोग जो हैं वो साक्षी भी बने। सबसे फर्स्ट वन, हमारे यहाँ खाने की इतनी दिक्कतें थी, इतनी परेशानी थी कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी देखा, जिससे कि हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन को आने के बाद उसके जनक स्वामी एमएस स्वामीनाथन इसको माने जाते हैं। तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन को भी हमने देखा, और उस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण आज जो हमने खाने पीने की सारी चीज जो हमें इतनी मिल रही है, जो हम लोग इतने आसानी से खा पी रहे हैं, आप अगर अपने पिताजी से, अपने दादाजी से पूछेंगे तो उस समय की बातें आप उनकी सुनेंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यानी हम लोग इतने अनडेवलप्ड थे उस समय, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजनेस करने आए थे ना, वो एक्चुअल में हमारे यहाँ बिजनेस करने नहीं आए थे, हमारी संपत्तियों को लूटने आए थे, लेने आए थे, लिए और चले गए। जितने दिन लगा कि इनके पास कुछ है, हमें लेना देना चाहिए, लिए दिए और चले गए। मैं बिजनेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक जो हमसे रिलेटेड, उस पर मैं आने वाला हूं, इस पर बताने वाला हूं। इन 75 ईयर्स में, 76 में हम लोग इंटर किए, इन 75 ईयर्स में हमने कई रिवॉल्यूशन देखे और कई आपदाएं भी देखी। भोपाल में गैस त्रासदी हुआ, रिसेंट की अगर मैं लूं, बहुत सारे हुए। जैसे हमने वॉर भी झेले पाकिस्तान के साथ, देन हम लोग बांग्लादेश की जो वॉर, सिविल वॉर छिड़ी थी,
पाकिस्तान के साथ हमने उसे अलग करने में भी सहायता की, चाइना के साथ भी हमने लड़ी, कई सारे हमने आपदाएं विपदाएं देखे। रिसेंट की अगर हम लोग देखें तो हमने कोरोना भी झेला। इतनी सारी आपदाओं विपदाओं के बाद भी हमारा देश रुका नहीं, चलते रहा। कैसे चलते रहा? हम लोग ये नहीं कह सकते कि खरगोश की चाल से चला। आजाद हुआ हमारा देश और आज हमारा कंट्री डेवलप्ड हो गया, बट कोई भी रिवॉल्यूशन, कोई भी इवोल्यूशन कांट बी पॉसिबल इन अ सिंगल डे। एक दिन में, जैसा हम लोग 15 अगस्त 1947 को थे, क्या आज हम लोग 2022 15 अगस्त 2022 को वैसा है? नहीं है। पर डे हम लोग कछुआ के चाल से ही सही, लेकिन हमने डेवलपमेंसी देखी, हमने डेवलप किया। चाहे जिस डिपार्टमेंट की बात हो, हम लोगों ने डेवलपमेंसी अपनी देखी है। आज हम लोग 76 जो है आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमने डेवलपमेंसी हर एक चीज में देखी, चाहे हमारे जीडीपी हो, वो भी थोड़ा ग्रोथ हुआ, जो हमारा 1947 में था उसके कंपैरिजन में काफी ग्रोथ हुआ। हमारी करेंसी भी मजबूत कमजोर होती रही, इसकी रिवॉल्यूशन भी हमने देखी है। हमारा एयरफोर्स डिपार्टमेंट है वो भी ग्रोथ हुआ। हमने आर्मी की, हमारी आर्मी की तो कहनी ही नहीं, हमारी पूरी आर्मी पूरे वर्ल्ड में सबसे सुपर आर्मी हमारी है, इसकी ग्रोथ हमने देखी। हमने नेवल की भी ग्रोथ देखी, नौसेना के भी हमने अपनी ग्रोथ देखी। दो चीजों के हमने जो है नेवल सेना की हमने ग्रोथ देखी। दो चीजों की जो ग्रोथ है हमने ऑब्जर्व नहीं किया, जो कि जिस अकॉर्डिंग हमारा कंट्री ग्रोथ कर रहा था उस अकॉर्डिंग पे हमने ग्रोथ को ऑब्जर्व नहीं किया। दो नहीं बल्कि तीन चीजों को कह सकते। एक तो हमारे किसान की, फार्मर की, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं तो उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। हालांकि मैं इसकी बात बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, आज कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट कुछ और है। किसान की, एक हेल्थ सेक्टर की और एक एजुकेशन की, हालांकि हमारे कंट्री ने आईआईटीएन बनाए, आईआईटी कॉलेज बनाए, एनआईटी कॉलेज बनाए, एम्स बनाए, सब कुछ बनाए, डेवलपमेंट्स करने की कोशिश जरूर की गई। हमारे यहां से बेहतरीन इंजीनियर बन रहे हैं। जिस दुनिया में सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन सऊदी अरब में चल रहा है, वहां पे हमारे बेहतरीन इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, यूएस में, यूके में, अर्बन में, हर एक जगह। आईआईटी एनआईटी का देन है। हमारे यहां से बेस्ट डॉक्टर्स क्रिएट हुए, एम्स का देन है, नीट का देन है। क्रिएट जरूर किया, बट जिस अकॉर्डिंग रीइंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी हमारे किसान के लिए और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए, नहीं हुआ। ये हम सबको डंके की चोट पे माननी पड़ेगी कि नहीं हुआ। और नहीं होने के पीछे केवल और केवल, अगर हम लोग कहें कि केवल और केवल हमारी गवर्नमेंट सेक्टर जिम्मेवार है, केवल और केवल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क्स, तो इसके पीछे हम लोग सबसे ज्यादा दोषी होंगे। बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन और रीइंफॉर्मेशन के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है, देन होता है। इनके डेवलपमेंट से हमने देखे, आज आर्मी जो है नंबर 1 पे क्यों चली गई, दुनिया की नंबर 1 आर्मी क्यों बन गई? क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस आर्मी पे किया? क्या लगता है गवर्नमेंट आर्मी को सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिए गए? नहीं दिए गए। अभी हाल के 8-10 सालों से कुछ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना उनको स्टार्ट किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनमें जो डिसिप्लिनरी थी ना, जो उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन किया और अपनी जो डेडिकेशन दिया अपने वर्क के प्रति, चाहे हमारे मेजर हो, जनरल हो, कैप्टन हो, जो भी हमारे उच्च अधिकारी हो आर्मीज के, मैं एक स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि उनको डिसिप्लिन और उनकी डेडिकेशन दोनों थी अपने वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। हमारी सेक्टर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सबसे पहले मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूंगा, ये हमारा टॉपिक नहीं है। नए डेवलपमेंट होने के पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी इशू आप कहें कि वी आर नॉट डेडिकेटेड टू आवर वर्क। हम लोग अपने काम के प्रति ही डेडिकेटेड नहीं है। अभी कोई भी एक बंदा, क्योंकि हम लोग अपने डिपार्टमेंट से बात करेंगे, बीएससी एमएलटी, डीएमएलटी, एमएससी एमएलटी, इसकी बात करेंगे। हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं कोई भी वर्क, जैसे हम लोग एडमिशन लिए किसी भी मेडिकल कॉलेज में, आज 76 ईयर होने चला है हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन इन 76 सालों में भी मैं कहूंगा कि हमारी जो बननी चाहिए थी काउंसिल रजिस्ट्रेशन के लिए, वो काउंसिल तक नहीं है। कैसे डेवलपमेंट माने कि हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट क्यों नहीं बनी? बिकॉज ऑफ वी हैव नॉट एनी रिकॉग्निशन
बिकॉज वी हैव नॉट एनी डिसिप्लिन इन आवर डिपार्टमेंट। कितने सारे हमारे मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों नहीं रजिस्टर्ड है? उसके पीछे वो खुद जिम्मेवार है। जब हम लोग मैं अपने डिपार्टमेंट की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इसी की बात करके आपको इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण टिप्स आज देने वाला हूं, कुछ जानने वाले हम लोग इस आजादी के अमृत महोत्सव पे 76 इंडिपेंडेंस पे। होप सो आप सभी फ्लैग होस्टेज में शामिल हो चुके होंगे। आज प्रधानमंत्री भी बहुत सारे अनाउंसमेंट करेंगे लाल किले से, लेकिन उन सभी अनाउंसमेंट के अलावे हमारा कुछ नहीं बनने वाला और ना हमारा कुछ होने वाला, क्योंकि उन सब में जिम्मेवार हम होते हैं। हम अपने लिए कुछ चाहते नहीं, हम अपने आप को बदलाव करना नहीं चाहते, हम अपने आप को वहां ले नहीं जाना चाहते। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम अपने जीवन के लिए जानेंगे जिससे कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है अगर आप फॉलो करेंगे उसको। तो क्यों नहीं रजिस्टर्ड है हम लोग? क्यों नहीं हमारे वर्क को रिकॉग्निशन मिला? उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। फर्स्ट वन फैक्ट्स है बिकॉज ऑफ वी हैव नो एनी एजुकेशन। दिल पे हाथ रख के अगर हम लोग कहें, कितने सारे हम लोग लैबोरेटरी टेक्नीशियन भाई बंधु हैं जिन्होंने अच्छे कॉलेज से अच्छी शिक्षा हासिल की है अपने, चाहे डीएमएलटी की, चाहे बीएससीएमएलटी की या एमएससीएमएलटी की। सबसे सर्वप्रथम जब हम लोग इस डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो उसी समय सोचते हैं कि बस एक कहीं से डिग्री या डिप्लोमा खरीद भी लेंगे तो काम चल जाएगा, बस खोल लेना है और पैसे कमाना है। हमारा प्रोफेशन पैसे कमाने का प्रोफेशन केवल नहीं है, इट इज अ इमोशनल अटैचमेंट विद अवर सिविलियंस। ये एक सर्विस भी है। जैसे आर्मी एक सर्विस है ना, वैसे ही मेडिकल डिपार्टमेंट भी एक सर्विस है। तो हम अपनी सर्विस को एक सर्विस ही समझें। पैसा कमाना, जीविका उपार्जन करना सबका ध्येय है। तो अपने डिपार्टमेंट को हम सबसे पहले सर्विस समझें और इसके प्रति डिसिप्लिन और डेडिकेशन दोनों दिखाएं। कई सारे ऐसे मेरे प्यारे बंधु हैं जो डीएमएलटी एंड बीएससीएमएलटी और लैब टेक्नीशियन को अब्यूजिंग करते हैं, खुद उसी डिपार्टमेंट से और खुद के अपने प्रोफेशन से आपको अब्यूज करते हैं। तो ये मेरी बात जान लो आप लोग कि अगर हम लोग अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं है ना, जिससे आपकी रोजी रोटी चलता है, अगर आप उसको गाली देते हैं ना तो आपको कभी बरकत नहीं देगा। पहली बात, जीविका की बात हुई इसलिए मैंने बात बोला। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग को डेवलपमेंट न होने के बिहार रीजन क्या, क्योंकि ये जो बीएससीएमएलटी कोर्स है सर, और जो ये डीएमएलटी कोर्स है या एमएससीएमएलटी कोर्स है, इट इज अ बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। आप थोड़ा सा भी इमेजिन कीजिए कि क्या है डिपार्टमेंट ना हो तो कोई भी डायग्नोसिस पॉसिबल है पेशेंट का, और यदि डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा? यानी विदाउट ऑफ अस द इंटायर ऑफ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट नॉट बी कंडक्टेड। और फिर भी हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलने के पीछे रीजन मैं हमेशा इसलिए करो कि हम लोग हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हमें कुछ अपने क्षेत्र में आगे करना है तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा, जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग या तो एकेडमिक सेशन के ड्यूरिंग में केवल रटते हैं उतनी सी फैक्ट्स जितने की एग्जाम में आने वाली है। क्या यह सच है? यदि सच है तो आप एक्सेप्ट करेंगे और कमेंट में बोलेंगे यस सर दिस इज राइट। मैं आप लोग बच्चे जितने भी कनेक्ट हुए हैं मेरे प्यारे मित्र बंधु ऑनलाइन, मैं उनके कमेंट्स भी लूंगा, क्योंकि आज थोड़ा इंडिपेंडेंस है तो केवल कमेंट्स पढ़ने से हमारी बातें नहीं होगी, कुछ जाननी होगी, समझनी होगी। उसके बाद कि हम लोग अपने आप को रीइंफॉर्म कैसे करेंगे। हमारा आर्मी कहीं जा रहा है, हमारा एयरफोर्स कहीं बढ़ रहा है, हमारे देश के बिजनेसमैन कहीं बढ़ के जा रहे हैं, हमारा रोड जो है वो डेवलप हो रहा है, हमारा गांव जो है, शहर जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, रेल डेवलप हो रहा है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? क्या केवल मेडिकल डिपार्टमेंट का डेवलपमेंसी दैट मींस कि केवल डेवलपमेंट इन द इक्विपमेंट? नहीं, हमें भी डेवलप रिनोवेट होना पड़ेगा, तब डेवलपमेंसी मानेंगे हम। तो हम क्यों नहीं हो रहे उसके पीछे मैं थोड़ा सा बात करूंगा आज, और उसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है, मैंने शुरू में बिजनेस की बात करी थी ना, वो इसमें आने वाला है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, उसकी मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूं। ये बैकबोन है तो इसको भी तो डेवलप होना चाहिए, क्योंकि बैकबोन हमारी रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत होगी हमें स्टैंड खड़ा होने में उतना ही ज्यादा मदद मिलेगा। मैं भी खड़ा हूं क्यों? आप खड़ा हैं क्यों? आप चल रहे हैं क्यों? बिकॉज ऑफ आपकी जो बैकबोन है वो सही है, रीढ़ की हड्डी सही है। तो अगर ये डिपार्टमेंट सही होगा तभी तो हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। अभी कोरोना जो पैंडेमिक आया था उसमें से हमारे मित्र बंधुओं ने, छात्रों ने, इंटर्नशिप के छात्रों ने 24-24, 36-36, 36 आवर्स तक ड्यूटी की। कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी उनकी हुई थी, 2 महीने के बाद उनको ना बोल दिया गया। क्यों हो रहा है सब? क्या इससे हमारे विद्यार्थियों को डेवलपमेंसी होगी? नहीं होगी।
तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं अपने लिए, और जब अपने लिए करेंगे तो वो देश के लिए भी होगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल से मिलकर देश बना हुआ है। इंडिविजुअल डेवलपमेंसी दैट मींस डायरेक्ट डेवलपमेंसी ऑफ द कंट्री। केवल हम लोग जीडीपी की बात करें, केवल हम लोग अमृत महोत्सव की बात करें, केवल हम लोग तिरंगा फहराने की बात करें, गर्व की बातें हैं सब, लेकिन इस सब से केवल डेवलपमेंसी पॉसिबल नहीं है। ये डेडिकेशन के लिए बहुत अच्छी बात है और हमें करनी भी चाहिए, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं, मैं खुद भी करता हूं इन सभी चीजों को फॉलो। तो अब हमें अपने लिए क्या करनी चाहिए, सबसे सर्वप्रथम जो बात मैं बताने वाला हूं, बड़ा आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे सर्वप्रथम मैं बात करने वाला हूं कि बिल्कुल मैं रूट लेवल से बात करता हूं कि जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वहां से मैं बात करता हूं, चाहे आप बीएससी एमएलटी में एडमिशन ले रहे हैं या आप डीएमएलटी में एडमिशन ले रहे हैं, इनकी पहले मैं बात करता हूं। तो जो भी बच्चे हमारे इस क्षेत्र से हैं और वो एडमिशन लेने आए हैं कि मुझे लैबोरेटरी टेक्नीशियन बनना है, तो सबसे पहले माइंड में कॉन्सेप्ट डालकर ये चलें कि दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। ये क्या है सर, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। ये कैसा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है सर। तो इसका मतलब क्या है, प्रोफेशनल कोर्स का मतलब ऐसा है कि इस कोर्स को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ जो है पेशा मिलेगा। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, पेशा मतलब कमाने खाने की युक्ति मिल जाएगी, कुछ अर्निंग डेवलपमेंट करने की, अर्निंग करने की हमें एक सेक्टर मिलेगा। तो जो भी बच्चे माइंड में एक कॉन्सेप्ट डाल के आ रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, देखिए इसको बहुत निगेटिव नहीं लेंगे बच्चे, मैं बहुत ही बारीकी से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी बच्चे अगर ये चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है तो उनके लिए लॉट ऑफ सेक्टर खुला हुआ है मेरे प्यारे बंधु। आप एसएससी कर सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं, जेपीएससी कर सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं, ओएसएससी कर सकते हैं, DSSS कर सकते हैं, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लॉट ऑफ गवर्नमेंट वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटीज वहां हैं। आप वीडियो बन सकते हैं, आप पंचायत ऑफिसर बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, डीसी बन सकते हैं, कोई अनदर ऑफिसर भी बन सकते हैं वहां से, ईडी में जा सकते हैं, सीबीआई में जा सकते हैं, कहीं से भी वहां से जा सकते हैं। तो जिन बच्चे, मैं बेसिकली इनको 12th वाले बच्चों को कह रहा हूं, जो 12th किए हुए हैं, चाहे आप पीसीबी से भी किए हुए हों या पीसीएम से किए हों, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर पढ़ाई किया है, आपने क्लास 1 से लेकर 10th तक, इवन 12th तक, तो फिर, या जो आप सोच रहे हैं 10th के बाद 12th करने की और 12th के बाद मेडिकल में आने की, तो गवर्नमेंट जॉब को अगर लेकर आना चाहते हैं तो मत आइए इसमें, क्योंकि इसका निगेटिव मत लीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है आपके जीवन में और पेन क्रिएट होगा। क्योंकि वाई, बिकॉज ऑफ द डीएमएलटी, बीएससीएमएलटी या एमएससीएमएलटी इज अ प्रोफेशनल कोर्स। ये आपको पेशा देने का कोर्स है। आप नॉर्मल आईएससी कीजिए तो कहीं आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बनती है क्या, डायरेक्ट नहीं बनती, आपको कुछ ना कुछ क्वालिफाई करना होगा। और अगर आप डीएमएलटी फाइनल करते हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि यू मे बी वर्क एज अ लैब टेक्नीशियन इन द हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और लैबोरेटरी। तो डीएमएलटी के बाद आप लैब टेक्नीशियन तुरंत बन जाते हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली कि आप लैब टेक्नीशियन बन गए। बीएसएमएलटी किए तो आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन गए, है ना जी सर। लेकिन क्या इंटर के बाद आप बनते हैं, नहीं बनते, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, दोनों में अंतर है। तो जब भी आप प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लें, जैसे कि आप डीएमएलटी या बीएसएमएलटी के लिए सोच रहे हो, या नर्सिंग के लिए भी सोच रहे हो, फार्मेसी के लिए सोच रहे हो, तो आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर ना सोचें। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट आपके जॉब की प्रेफरेंस है तो आप इस कोर्स में ना आए, बेहतर है, मेरा सजेशन है पर्सनल आपके लिए। और यदि अगर इस सेक्टर में आ गए, आपने एडमिशन ले लिया, कोर्स कर ली, तो केवल और केवल फोकस आपको गवर्नमेंट जॉब पे नहीं जानी है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, आपको पेशा देता है, कमाने खाने की युक्ति देता है, तो इसको एज ए प्रोफेशन लेना है। और अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, दो चीजें आज मैं बहुत फैक्ट से आपको समझाने वाला हूं। एक होता है इंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा होता है जॉब। अगर आप बीएससीएमएलटी या डीएमएलटी करते हैं,
अपनी डेवलपमेंसी के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गवर्नमेंट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सरकार जो है बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अभी के जो कम्युनिटी की सरकार है वो सीधा सी बोलती है कि हमें जो है जॉब सिकनेस में इतने लोगों को हम लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, इवन आप प्राइवेट जॉब कीजिए। तो अगर सरकार ही हमें, गवर्नमेंट हमें खुद कहती है कि आप प्रोफेशनल बनिए, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि आप बिजनेस कीजिए। यार 200 साल पहले आए थे अंग्रेज यहाँ केवल बिजनेस करने, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो बिजनेस की बात होगी। कुछ 200 साल पहले जब बिजनेस का स्कोप था तो आज भी तो बिजनेस का स्कोप हो सकता है। कहने में थोड़ा खराब लगता है मेडिकल डिपार्टमेंट बिजनेस, बिकॉज ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट इज सर्विस, बट इट कैन कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। आप इंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस डायरेक्ट करने में अगर बाधा लगता है तो होता वही है, ठीक है। अब मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा था कि अगर आप डीएमएलटी या बीएससीएमएलटी फाइनल करते हैं तो केवल गवर्नमेंट जॉब को लेकर नहीं बैठे। सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपकी कैसे डेवलपमेंसी हो सकती है, क्योंकि हम अपने जीवन को बर्बाद न करें। आप बोलोगे सर तो हमने पढ़ाई क्यों करी? पढ़ने का मतलब हमारे इंडिया में, मैंने एक नोबेल बुक में पढ़ा था कि हमारे इंडिया में पढ़ने का मतलब केवल होता है अचीव टू द गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब मिल गया वो सक्सेस हो गया। और अमेरिका में पढ़ने का मतलब होता है कि इंटरप्रेन्योरशिप, जीवन जीने की कला होनी चाहिए। पढ़ाई हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीवन जीना है, अपने लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है, उसके लिए पढ़ा जाता है, न कि सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ा जाता है। पहले तो हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है पढ़ाई का। खैर उतना भाषण नहीं देना है, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं कि भाषण दूंगा, मैं फैक्ट्स की बात करता हूं कि अगर हमने डीएमएलटी या बीएससीएमएलटी अगर फाइनल कर लिया तो फाइनल करने के बाद सबसे फर्स्ट वन हमें वर्क करना है। गवर्नमेंट जॉब आती है तो ठीक है, देना ही देना है, नहीं आती है तो हमें गवर्नमेंट भी डायरेक्ट बोल रहा है कि आपको बिजनेस करना है। और इस बिजनेस का स्कोप 200 साल पहले भी था, जो अंग्रेज यहाँ आए थे करने के लिए था, तभी तो आए थे। तो 200 साल बाद तो और भी हो गया होगा ना स्कोप। यार यहाँ पर जो है 1 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सोचो 1 अरब से ज्यादा के पॉपुलेशन में अगर आप एक टॉफी भी बेचना स्टार्ट करेंगे और 1 करोड़ भी लोग अगर आपके टॉफी को खरीद लिए, 1 रुपए का भी टॉफी, तो आपको 1 करोड़ की बिजनेस हो जाएगा। यार यहाँ मास पॉपुलेशन है मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को समझिए। इस मास पॉपुलेशन में यू कैन अचीव एनीथिंग। आपको कमाने में, खाने में, अर्निंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, आपको थोड़ा सा सोचना होगा। इस डिपार्टमेंट से हम अपने जीविका जीवन भी कैसे उपार्जन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा सबसे बड़ा रोल है कि सर्विस, इसमें हमें सर्विस कैसे दे सकते हैं, हमें सर्विस पे सबसे पहले फोकस करना है। तो जैसे डीएमएलटी या बीएससीएमएलटी फाइनल करते हैं तो सबसे पहले मेरा आपको सजेशन है कि आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करेंगे। क्या करेंगे सर? प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब करनी है। हॉस्पिटल जो है 200 बेड का कम से कम होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 200 बेडेड। कितना होनी चाहिए हॉस्पिटल? 200 बेड की हॉस्पिटल होनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? और एटलीस्ट कितने दिन जॉब करना चाहिए? 3 इयर्स करनी चाहिए। कितना? 3 साल। भले ही वो आपको 6000 ही क्यों न दे, आपको 6000 ही पेमेंट क्यों न दे, लेकिन आपको करना है 3 साल कम से कम जॉब करना है 200 बेडेड हॉस्पिटल में। इसके 2 फायदे हैं। सबसे पहले 200 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का कि आपको एक एक्सपीरियंस बन रहा है, सर्टिफिकेट एज अ, कहीं अगर शायद गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो उसके लिए कम से कम 200 बेडेड का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का कम से कम, आपको 3 साल लेना है, चाहे 6000 ही क्यों ना दे। अब हमें यहाँ पैनिक कहाँ क्रिएट होता है हमारी सिचुएशन कि हम लोग जब हमारे माता पिता या सब लोग जब हमें दे रहे होते हैं ना, एडमिशन करवा रहे होते हैं, तो हमारी उम्मीद होती है कि हमारा लल्ला जब फाइनल कर लेगा कोर्स तो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा। क्यों कमाना है 2 लाख रुपए पर मंथ? अभी यार मुझे लगता है कि कल या परसों, कल ही राकेश झुनझुनवाला का डेथ हुई है। वो हमारे इकोनॉमी के बैकबोन थे, पिलर थे। 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति वो यहां छोड़ गए। साथ क्या ले गए अपने? कुछ भी नहीं। तो सर्वप्रथम जैसे ही आप स्टूडेंट से प्रोफेशन में आते हैं तो आपके माइंड कॉन्सेप्ट में होना चाहिए 2 लाख नहीं कमाना। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए इतना कमाए कि फिर घर से ना ले। पढ़ाई फिनिश होने के बाद किसी भी स्टूडेंट को ये माइंड में होना चाहिए कि हम घर से कुछ भी ना लें, अब अपना जीविकोपार्जन करना है।
तो 6 से 10 हजार रुपए आपके, अगर मैं तो मिनिमम बोला कि 6 हजार क्यों नहीं दे, लेकिन अगर आपकी अच्छी खासी नॉलेज है तो 10-15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए मिल ही जाते हैं। अब ये कैसे मिलेगा, इसके पहले हमने जो 2-3 साल काम किए हैं ना, हमें क्यों नहीं मिलता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हमने स्टडी ही नहीं की। दिल पे हाथ रख के बोलो कि कितना स्टडी किया है आपने ड्यूरिंग द एकेडमिक सीजन। किसी ने पढ़ाया ही नहीं, और दूसरा हमने पढ़ा भी नहीं, क्योंकि हम तो स्टूडेंट ही थे, हमें पढ़ाया नहीं जाता तो हम पढ़ते कैसे। तो सबसे पहले हमने स्टडी नहीं की, तो वहां हमने स्टडी नहीं की, इसलिए हमें यहाँ 6 हजार रुपए मिलता है, 6 हजार रुपए मिलता है। तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे, और स्टडी बहुत ही अच्छे वे में, हर एक चीजें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, चाहे थियोरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो। तो पहले तो हमें ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन थ्योरी अच्छे से करनी है, और जैसे ही हॉस्पिटल में जॉब करेंगे 6 महीने तक, मुझे लगता है कि 5 महीने तक आपको बहुत मिनिमम पेमेंट देगा। अगर आपको अच्छा नॉलेज होगा, आपकी वर्क एक्सपर्टाइज देखेगा ना, तुरंत पेमेंट बढ़ाएगा। क्यों नहीं देगा यार पेमेंट। कोई भी इंडिया में तो ये जान लो कि कोई भी अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे 2 रुपए उसको ज्यादा क्यों ना देना पड़े। तो आप अच्छा काम करने वाला तो बनो यार। 1 अरब यहाँ की जनसंख्या है, और उसपे पता है कितने लैबोरेटरी टेक्नीशियन है। मुश्किल से लैबोरेटरी टेक्नीशियन जो है वो 10K होंगे, 10 हजार। मैं उनको बोल रहा हूं जो रजिस्टर्ड होंगे 10 हजार, या जिनको अच्छा नॉलेज होगा, इससे ज्यादा नहीं। 1 अरब जनसंख्या पे 10 हजार लैबोरेटरी टेक्नीशियन, सोचो कितना स्कोप है यार हमारे डिपार्टमेंट का। बस हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं अपने स्कोप को। और ये स्कोप बनाया कैसे जा सकता है, बनाया जा सकता है केवल और केवल स्टडी और नॉलेज से। तो सबसे पहले आपको स्टडी करनी है बहुत ही बेहतरीन वे में, टेम्पोररी वे में नहीं कि यार यार सीनियर के नोट्स दिलाते मैं रट लेता हूं 2 क्वेश्चन, मेरा एग्जाम पास हो गया, नैया पार हो गई, जय हो प्रभु धन्य है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। तभी आपको नहीं मिलता है काम, तभी आपको नहीं मिलता है सैलरी। तो पहले स्टडी पे फोकस करनी। जैसे स्टडी हमारा फिनिश आउट हो गया, मारो गोली अभी रजिस्ट्रेशन की, किसी का नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत डूबे हुए हैं यार, मेरा तो बर्बाद हो गया करियर। क्यों बर्बाद हो जाएगा करियर, जब 200 साल पहले इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ बिजनेस चल रहा था, तो आज क्यों नहीं इंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस हो सकता है। आज गवर्नमेंट जॉब की मैं बात इसलिए नहीं करूंगा। 3 साल आपको 200 बेडेड मिनिमम हॉस्पिटल पे वर्क करना है, एक्सपीरियंस आपने बहुत अच्छा ले ली, काम करने आ गया, कैसे लैबोरेटरी को मैनेजमेंट करना होता है वो भी आ गया। 3 साल के बाद आप 1 साल, क्योंकि 3 इयर्स और आप काम करेंगे 200 बेडेड में, तो आपको हो सकता है किसी एक डिपार्टमेंट में काम किए होंगे, या तो बायोकेमिस्ट्री में या हिमेट में या ब्लड बैंक में। उसके बाद 1 ईयर और दूसरा आपको क्या करना है, 1 ईयर कम से कम जो है आपको एक मीडियम साइज लेबोरेटरी में काम करना है। किसमें, मीडियम लेबोरेटरी में, वैसा लेबोरेटरी जहां पर कंबाइंड लैब हो। क्या हो, कंबाइंड लैब हो। कंबाइंड लैब का मतलब क्या है कि वहां सारे डिपार्टमेंट जो है एक ही फ्लोर पे हो। 1 साल, उससे आपको क्या पता चलेगा कि कितनी लेबोरेटरी में रिएजेंट आता है, कैसे रिएजेंट को बचाना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, माफी चाहूंगा कि लाइट थोड़ा चला गया था। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जब आप अपना फिनिश कर लेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स, 3 साल का आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया, 1 साल का आपने लेबोरेटरी में, कंबाइंड लेबोरेटरी में जॉब करना है, जहां पर भी आप कहीं पर भी कर सकते हैं जहां पर आप प्रेफर करते हैं। कंबाइंड लेबोरेटरी में जॉब करने से आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि कम से कम जो कंबाइंड लेबोरेटरी में जो सारी चीजें मैनेजमेंट की होती है, चाहे वो आपको रिएजेंट कैसे आता है, रिएजेंट कैसे बचाना है, कितना आता है, किस कंपनी से मंगाना है, कौन सा बेटर होता है, किस में ज्यादा बचत है, ये सारी चीजों को आपको सीखना है 1 साल। और 1 साल के सीखने के बाद आपको डायरेक्ट जो है मेरे प्यारे मित्रों, इसी इंटरप्रेन्योरशिप पे काम करनी है, इसी बिजनेस पे काम करनी है। इंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं। इंटरप्रेन्योरशिप एक जो है कंबाइंड प्रोसेस को कहते हैं। सबसे पहले आपको थिंकिंग करना है, आपको अपने ब्रेन में इनोवेशन करना है। क्या सोचना है सर कि मुझे करना क्या है, तो यहां तो सोचने में बहुत ज्यादा नहीं। हमने अगर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की कोर्स किया है तो हम लोग सोच सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। जैसे कि कलेक्शन सेंटर खोला जा सकता है, छोटा लेबोरेटरी खोला जा सकता है। छोटा लेबोरेटरी का मतलब ये नहीं होता है कि बेकार लेबोरेटरी, हमारे माइंड में केवल कॉन्सेप्ट होती है बहुत ही हाई अमाउंट की, बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी खोलना, वैसा पॉसिबल एक बार में नहीं होता है। सीढ़ी बाय सीढ़ी चलिए, कछुए के चाल से। जैसे हमारा देश 1947 से आज तक चल के इतना तक चढ़ा है, क्या आज 2022 1947 में बनना पॉसिबल था? नहीं था। तो आप भी रूट लेवल से काम स्टार्ट कीजिए। कलेक्शन सेंटर हम लोग खोल सकते हैं किसी भी बड़े लेबोरेटरी के, जैसे डॉक्टर लाल हो गया, SRL हो गया, पैथकाइंड हो गया,
इनके हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। किसी भी नर्सिंग होम जो छोटे मोटे हमारे प्रखंड लेवल पे, गांव लेवल पे खुलते हैं, वहां पर अपनी लेबोरेटरी सेटअप डाल सकते हैं। ये करने के बाद जो मैंने अभी बताया, इतनी सारी चीजें आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए लार्ज अमाउंट है तो आप अपना अच्छा लेबोरेटरी सेटअप पे डाल सकते हैं, 4-5 काम कर सकते हैं। हमने सोचने के बाद हमें नॉलेज लेनी है। नॉलेज तो हमने 4 साल से ले रहे हैं, 3 साल तो हमने 200 बेडेड हॉस्पिटल में अवश्य कर जब जो भी फ्रेशर होते हैं उनको मैंने कहता हूं पहले मिनिमम 200 बेड होना ही चाहिए, उससे मैक्सिमम कितना भी हो जाए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आपको काम आ जाएगा गवर्नमेंट जॉब में भी, और उसका एक्सपीरियंस काम आएगा आपको काम करने के ड्यूरिंग भी। आप तुरंत कोर्स फाइनल करते हैं और चले जाते हैं सीधा, भैया कि मेरे एक लेबोरेटरी है यार मैं वहीं काम करूंगा, आप अपनी लाइफ वहीं से खराब करना स्टार्ट कर देते हैं भैया की लेबोरेटरी में काम करके, या ताऊ का हॉस्पिटल है मैं तो वहीं जा रहा हूँ काम करने, वहीं से अपनी जीवन आप खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे कम से कम जितने दिन मेरी बैचलर लाइफ है उसको तो प्रोफेशनली जी लो, पूरे जीवन तो काम करना ही है, प्रोफेशनल नहीं बनना है, तो है ना। तो आप नॉलेज आपने 4 साल लिए, 2-3 साल कोर्स में भी लिया था, 7-8 साल की नॉलेज हो गई आपको। अब आपको बिजनेस प्लान करना है। बिजनेस प्लान करने से भी पहले आपको बिजनेस प्लान आप कर लीजिए, क्या क्या आपको बिजनेस प्लान में करना है। अगर आप कलेक्शन सेंटर खोलते हैं तो कलेक्शन सेंटर में जो जो चीजें इक्विपमेंट लगते हैं, कलेक्शन सेंटर को आप इवन छोटा चीजें नहीं माने। सबसे पहले कोई भी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने जाते हैं तो माइंड में ये कॉन्सेप्ट लेके ना चले कि मैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा और उससे महीने के 2 लाख रुपए कमाऊंगा। अगर आप एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो आप गिरेंगे ही गिरेंगे। मैंने बोला है ना कि 50,000 करोड़ की संपत्ति झुंझुनवाला छोड़ के गए, किसके लिए छोड़ के गए, कौन यूज करेगा आप। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लेके चले कि इतना तो कमाऊंगा कि अपना पेट भर पाऊं, अपने मियाँ बीवी बच्चे का, सबके शौक जो होते हैं जनरली वो कंप्लीट कर पाऊं, माता पिता बहुत सारे सबकी उम्मीद होती है, उतना कमा पाऊं। और मेरा वादा है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो उतना जरूर इनिशियल में कमा पाएंगे। भगवान ने, माँ सरस्वती ने कितना दे दे लाइफ में, उसका कोई अनंत सीमा नहीं होता, कितनों भी दे सकते अगर हम ईमानदारी से अपनी मेहनत करते हैं तो। लेकिन शुरू में इतना ही कॉन्सेप्ट लेके चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग मुझे देख सकते हैं, अगर मेरे पास कोई कभी मिलने आएगा तो मेरी हालत देख सकता है। इवन मेरे पास आप लोगों के कृपा से मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग का फीस भी पे करते हैं, तो उससे मेरी जीविका यापन बहुत अच्छे से चल रही है, मैं अपने परिवार को अच्छे से पाल रहा हूं। लेकिन और जो पैसे एक्स्ट्रा होते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं, जैसे कि ये 3 लाख का बोर्ड लगा लिया, 2 लाख का कैमरा लगा दिया आपको, आप लाइब्रेटरी का सेटअप करने में 3-4 लाख रुपए का खर्चा किया, या जो आपके लिए टीम रहते हैं उनको पेमेंट करता हूं। तो मेरा कभी कॉन्सेप्ट नहीं रहता है कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाऊंगा और 1 लाख रुपए अपने जेब में भर के रखूंगा, कभी नहीं, आज तक ऑनेस्टली करूं कि मेरा नहीं है। और ना ही मेरे लग्जरियस शौक है कि मेरी कार होगी, अपनी ऑडी होगी, BMW होगा, ये होगा, वो होगा, बाइक होगा, बुलेट होगा। इवन अभी तक मैंने अपनी बाइक भी नहीं खरीदी, सच्चाई ये है। लग्जरियस पे ध्यान नहीं देना जब तक आपको काम ना हो, शौक नहीं पूरे करने जीवन में। हम यहाँ शौक पूरे करने नहीं आए, हो जाएगा तो अच्छी बात है ना जी सर। तो सबसे पहले आपको बिजनेस की प्लान बनानी है कि अगर एक कलेक्शन सेंटर खोलना है तो कलेक्शन सेंटर में कौन कौन से इक्विपमेंट लग सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है। और जब आप शुरू में मैं इंटरप्रेन्योरशिप पे इसलिए ध्यान देने के लिए कह रहा हूं क्योंकि 100 करोड़ की जनसंख्या में केवल 10,000 टेक्नीशियन है, बढ़िया। तो आपको सक्सेस होने का चांस जो है ना 110% है अगर आप काम करेंगे तो। अब आपने अगल बगल देखा होगा कि वो तो कलेक्शन सेंटर खुला डूब गया, क्यों डूब गया उसका एनालिसिस करो ना। डूब जाने के पीछे बहुत से कारण हैं। ताऊ, चाचा, मामा, भतीजा के कहने पर एक तो खोला था, दूसरा पूंजी उसने 5 लाख रुपए लगा दी थी, तीसरा उसके एक्सपेक्टेशन 2 लाख रुपए पर मंथ की थी, फोर्थ वन 2 लाख रुपए पर मंथ की थी तो उसने काम 8 घंटे किए, उसको काम तो 18 घंटे करना चाहिए। तो उसके फेल होने के बहुत सारे रीजन है। आपको सक्सेस होने के केवल एक रीजन चाहिए, सक्सेस होने के केवल एक ही रीजन चाहिए होता है जीवन में, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाइए। कलेक्शन सेंटर खोलना है या छोटा फ्रेंचाइजी डालनी है, किसी नर्सिंग होम में खोलना है, या अपना छोटा सेटअप डालना है लेबोरेटरी का किसी के लिए, और उसके लिए एक टीम सिलेक्ट कीजिए, अकेला काम मत कीजिए, मैं हमेशा कहता हूं। और हमारे यहाँ टीम जो है, चूंकि हम नए हैं तो हमारे साथ लोग भी नए आएंगे, तो 8-10 हजार में, 5 हजार में लोग अच्छे मिल जाते हैं। उनको बताइए, उनकी इमोशनल अटैचमेंट अपने साथ लीजिए। मैं ऐसा नहीं करूँ कि कम पेमेंट दीजिए, उनके अटैचमेंट लीजिए कि सर आप हमारे साथ काम करो, भैया आप मेरे साथ काम करो। आज हम लोग नए हैं,
आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, आज हमारे साथ कमाई नहीं होगी, कल कमाई होगी, हम लोग लाखों में कमाएंगे तो आपको भी 20,000 25,000 30,000 पेमेंट देने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। कल हम लोग 5 लाख रुपए कमाएंगे तो आपकी भी पेमेंट 40,000 रुपए होगी। आज हमारे साथ आप जुड़िए और यकीनन मानिए कि ऐसे बहुत सारी टीम्स जो मेरे साथ डेडिकेटेड टीम है, मैं तो उनको जानता हूं भाई। मेरी कमाई महीने में अगर 50,000 रुपए है तो उनको मैं 15,000 रुपए देता हूं, आराम से 10,000 रुपए देता हूं। जिस दिन मां सरस्वती की कृपा से आप लोगों के सपोर्ट से 5 लाख हो जाएगी, मैं उनको 40,000 रुपए दूंगा, क्योंकि वो मेरे से 5,000 से जुड़े हुए हैं। 5,000 मैं उनको देता था तब से जुड़े, आज 15,000 रुपए भी हो गए। इमोशनल अटैचमेंट आपको बहुत जरूरी है उनके साथ, क्योंकि जो टीम ऐसे ही नहीं बनती। बिजनेस विदाउट ऑफ टीम का नहीं हो सकता। जब तक आप इसे नहीं बनाएंगे आपका नहीं हो सकता। छोटी ही बनाओ ना, शुरू में 2 लोगों के, अरे तुम्हारा दोस्त तो होगा ही जो आवारा घूम रहा होगा गांव में, उसको काम दो। शुरू में दोस्त यार ही आते हैं, आपको प्रोफेशनल लोग नहीं आएंगे। टीम एक बनाना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एक छोटी टीम बनाइए ताकि आपका काम, जैसे आप लीडर हो, आप में लीडरशिप होनी चाहिए। यहां पर मैंने एक चीज मेंशन किया है, यहां पर मैंने एक चीज मेंशन की है, लीडरशिप। आप में लीडरशिप होनी चाहिए, उनको हैंडल कैसे करना है। अब आपके यहाँ जो काम कर रहा है, ओ तू काम क्यों नहीं कर रहा है, तू काम कर ले बहुत आसानी से, वरना तेरे को कल हटा दूंगा। ऐसे लीडरशिप नहीं होती है, बड़े प्यार से होती है। हमारे यहाँ जो भी काम करते हैं ना, ये रैंक प्लस के मालिक समझते हैं अपने आप को, और समझना भी चाहिए, क्योंकि मेरे से रैंक प्लस नहीं चल रहा है, उन सबसे रैंक प्लस चल रहा है, इवन आपसे भी चल रहा है, आप भी इसके मालिक समझ सकते हो। तो लीडरशिप आप में होनी चाहिए, उनको हैंडल कैसे करना है। कभी किसी का 5,000 पेमेंट है और उसको 7,000 रुपए की जरूरत है, उसकी माँ बीमार है, तो बिना कंडीशन को उसे 7,000 देना भी सीखो। भले आपके पास ना हो तो कहीं से अरेंज करके दो। हमने किया है और करते भी हैं अपने स्टाफ के साथ। तभी आपकी कंपनी, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप आगे जाएगी। आप गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहेंगे ना, क्या पता गवर्नमेंट आपके भरोसे बैठा है। कहते हैं ना भगवान के भरोसे आप बैठे, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हैं कि तू परिश्रम कर तो मैं दूं। क्या लगता है कलेक्शन सेंटर खोल के महीने का 20,000 रुपए नहीं कमाया जा सकता है? मिनिमम एक कलेक्शन सेंटर खोल के 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, आपको उसके लिए पहले बिजनेस प्लान बनाना होगा, स्ट्रेटेजी तो आप ही को बनानी होगी। स्ट्रेटेजी जो कहते हैं वो तो आप ही को तैयार करनी होगी, बनानी होगी। पहले बनाइए, चाहे आपको कोई भी करनी है। और इवन इतनी बड़ी जनसंख्या में मिल ही जाएगा। आप बोलोगे कंपटीशन बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत टफ है, उसी के लिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में एक होता है रिस्क टॉलरेंस। रिस्क तो लेना ही होगा। बहुत बड़ी पुल बनी है, उस पुल पे किसी ने तो सबसे पहले गाड़ी चलाई होगी। जब सबसे पहले ब्रिज बनाया होगा तो किसको पता था कि वो ब्रिज रह जाएगा, नहीं गिरेगा? डर तो था वहां पे, लेकिन किसी ने तो हिम्मत किया होगा सबसे पहले गाड़ी ड्राइव करके उसे पार करने की, कि गिर गया तो गिर गया, नहीं गिरा तो मेरा तो रिकॉर्ड बन जाएगा कि सबसे पहले मैंने ब्रिज पे गाड़ी क्रॉस की थी। तो रिस्क तो लिया है उसने, तभी तो उसका नाम हुआ। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क तो लेना ही होता है। इवन लाइफ ही रिस्क का खेल है यार। अभी मैं ऑटो से आ रहा था घर से ऑफिस, तो क्या पता वो ऑटो नहीं पलटेगा, कोई जान रहा था क्या? क्या पता वो ऑटो किसी ट्रक में नहीं मार देगा, मैं वहीं पर डेथ हो जाती मेरी, कोई जान रहा था क्या? तो रिस्क तो हमें लेना ही होता है। रिस्क इज अ गेम ऑफ अवर लाइफ एंड इट इज अ गेम चेंजर ऑफ योर लाइफ। जितना आप रिस्क लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको गेम चेंज होगा। हाँ, लेकिन रिस्क, टीम वर्क और स्ट्रेटेजी दोनों के साथ लेनी है। ऐसे नहीं पैसा है तो फेंक दिए, तब तो डूबोगे ही डूबोगे। और वही रिस्क लेके असर्टिवनेस, जब रिस्क लोगे तभी आप में असर्टिवनेस आएगी, अग्रेसिवनेस आएगी। मतलब कि आप अग्रणी होने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर पाएंगे। एक छोटा से कलेक्शन सेंटर से आप बड़ा कलेक्शन सेंटर से एक मीडियम साइज की लेबोरेटरी, मीडियम साइज की लेबोरेटरी से बड़ा लेबोरेटरी, और बड़ा लेबोरेटरी से एनएबीएल लेबोरेटरी तक बना सकते हैं, और एनएबीएल लेबोरेटरी से एक बढ़िया नर्सिंग होम और हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, आज आप निकले हो और आज ही चाहोगे कि मैं 1947 में भारत आजाद हुआ था और चाहता कि 2022 वाला भारत बन जाता, तो पॉसिबल था क्या? नहीं है। तो वो एक स्टेप में ही आपको मिलेगा और मिलना भी चाहिए, तभी उसका आपको स्वाद भी पता होगा। जो सीढ़ी से चढ़े हुए होते हैं 4th फ्लोर और 5th फ्लोर पे, उनको पता होता है कि चढ़ने में कितना मजा है, कितनी परिश्रम लगती है। और जो लिफ्ट से चढ़े उनको क्या वैल्यू पता है उसकी। तो इसलिए आप सीढ़ी से चलने की कोशिश कीजिए। और मेरा आपका सबसे पहला सजेशन है, गवर्नमेंट जॉब तो आएगी तो मिल जाएगी, नहीं मिली तो उसके लिए अपनी लाइफ क्यों खराब करनी है। शुरू में ही मैंने बोला था कि 1947 में कोई बिजनेस को लेकर यहाँ आया था, तो क्या आज 2022 में बिजनेस नहीं चलेगा? इसकी 110% चांस है। वो भी हमारे डिपार्टमेंट की इतनी स्कोप है ही नहीं। यहाँ जो फेल हो रहे हैं,
फेल होने से आपको नहीं देखना है कि जो फेल हुए हैं उनको 110% उनके फेल होने के 100 ऐसे रीजन होंगे जो फेल हुए हैं। बस जो सक्सेस हुए हैं उनको देखो कि वो किस स्टेप से सक्सेस हुए हैं, उसको अचीव करके आपको सक्सेस होना है। और गवर्नमेंट जॉब को लेके अपनी लाइफ तो खराब करनी नहीं है। पहली बात, आएगी तो हम देंगे ही, क्योंकि हमें बैठना नहीं। हमने प्रोफेशनल कोर्स किया है, जो बच्चे आना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में उनके लिए भी ये शिक्षा है, और जो आ चुके हैं उनके लिए भी ये शिक्षा है। आना चाहते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मत आइए, कोई और चूज कीजिए। मैंने बताया ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, वो सेलेक्ट कीजिए, वहां से बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट आपको मिलेंगे। अगर इसमें आना है, मिल गया गवर्नमेंट जॉब तो एक अनदर वे है, क्योंकि सरकार। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें पूंजी कहां से मिलेगा। शुरू शुरू में बहुत से ऐसे वीक स्टूडेंट हैं, मैं भी खुद वीक हूं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। मैं आज आप लाइफ की थोड़ी सी बात आपको बताता हूं, आप लोग बिलीव शायद करो या ना करो। एक होता है मीडियम फैमिली, एक होता है मिडिल फैमिली, एक होता है मीडियम मिडिल फैमिली, और एक होता है हायर फैमिली। बट मैं जो हूं लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था। इवन आप शायद बिलीव करो या ना करो, मेरे पेरेंट्स ने जो पढ़ाया है वो इतना स्ट्रगल किया है उन्होंने, बिकॉज ऑफ मैं एक बहुत ही सिक फैमिली से था। मतलब मेरे पास, पता है, मेरे पेरेंट्स ने मात्र 2 कमरे का एक घर बनाया हुआ था, और उसमें एक बाउंड्री थी, बाउंड्री में एक नल लगा हुआ था, हैंड पंप, जिससे हम लोग पानी भर। 2 ही कमरा था हमारे यहाँ, मात्र 2 ईंट के, उसमें कोई प्लास्टर नहीं। एक कमरे में दरवाजा था, एक कमरे में दरवाजा नहीं था, बाउंड्री पे आगे दरवाजा लगा हुआ था। परंतु पता है मेरे पापा जी क्या बोला करते थे इसमें, और उस आप बिलीव नहीं करोगे, उस उतने 2 कमरे में भी एक कमरा बिना दरवाजा का और एक दरवाजा का, एक पे हम लोग ऐसे ही पर्दा डालते थे, पर्दा भी वो भी